जो बात हम महीनों से कह रहे थे, लगातार इंटरनेशनल पॉलिसी पे बात करते हुए, डिप्लोमेसी पे बात करते हुए, मैं कम से कम यह बात लगातार कहता आया हूं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। डर यह है कि कभी किसी लड़ाई में तीनों फ्रंट एक साथ खुल जाएं। अभी तक यह रहा कि बांग्लादेश कभी इसमें शामिल नहीं हुआ। जब बांग्लादेश वाला युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था उसमें चीन शामिल नहीं हुआ, तो हमें एक जगह कंसंट्रेट करना पड़ता था। दरअसल पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जिसमें बांग्लादेश अलग से बना था, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को यही हुआ कि जो दो तरफ से वो घिरा हुआ था अब वो नहीं रह गया। लेकिन मोदी सरकार ने जो अपनी विदेश नीति अपनाई है, जो डिप्लोमेटिक फेल्योर हुआ है, उसकी वजह से अब यह खतरा बेहद खतरनाक बनकर सामने आ गया। हम ये बात कह रहे थे तो बहुत सारे लोग कहते थे आपको डिप्लोमेसी क्या पता है, आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं। लेकिन अब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यह बात कही है, और यह बात भी उन्होंने कही है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के विमोचन का अवसर था दिल्ली में, और वहां पर उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगर किसी भी तरह का रणनीतिक सहयोग होता है तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। यह वही बात है जो हम लोग लंबे समय से दोहरा रहे थे। और फिर बता दूं कि सीडीएस कोई मामूली नहीं होते हैं। हमारी तीनों आर्मीज में जो सबसे सीनियर होता है, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड जो ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर सीडीएस बनता है हमारी तीनों सेनाओं का चीफ। अगर वो, यानी कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ये बात कह रहे हैं, तो ये बात समझने वाली है कि कितनी खतरनाक बात है। अभी पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश चली है, जो झड़प हुई है, 87 घंटों के लिए जो झड़प चली है, उसमें यह खतरा ज्यादा खतरनाक होकर हमारे सामने आया है। जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान का 80-90% जो हथियार है वो चाइना से आता है। तो चाइना एक तो पाकिस्तान को हथियार जबरदस्त दे रहा है, यानी चाइना पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती हुई है उसको आप कह सकते हैं ऑल वेदर फ्रेंडशिप। यह ऐसी दोस्ती है जिसमें चीन लगातार खड़ा रहा पाकिस्तान के साथ। बीच में यह भी खबर आई कि हमारा इंटेलिजेंस इनपुट भी जो है वो चाइना को उसने अवेलेबल कराया। एक और हमारे जो आर्मी ऑफिसर हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने यह बात कही थी। उन्होंने जो बात कही थी उसमें बिल्कुल साफ था। यहां तक कि अफगानिस्तान की तरफ से भारत के सपोर्ट के लिए जब एक बयान आता है, उसके तुरंत बाद हम खबर क्या देखते हैं कि चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का एक फोटो आ जाता है। अफगानिस्तान में भी चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हर देश को इन्वेस्टमेंट चाहिए। अफगानिस्तान में भारत ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन जितना चाइना इन्वेस्ट कर सकता है शायद हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का यह एंगल तो एकदम क्लियर है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश में जब से सरकार गिरी है, मोहम्मद यूनुस वहां के राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत विरोधी भावनाओं को लगातार भड़काया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ अभियान चले, भारत के खिलाफ अभियान चले, और पाकिस्तान से दोस्ती के दावे किए जा रहे हैं। बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के मंत्रियों की भी कई तस्वीरें साथ में आ चुकी हैं। बांग्लादेश में भी चाइना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सोचिए वो कितना खतरनाक मसला है। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो एक जगह ऐसी आती है जहां नीचे बांग्लादेश, उधर चाइना, और पतला सा हमारा इलाका पड़ता है जो हमको जोड़ता है सेवन सिस्टर्स के साथ, जो हमको जोड़ता है नॉर्थ और ईस्ट के साथ। अब बांग्लादेश में चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बांग्लादेश लगातार चाइना के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये मोदी सरकार के डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फेल्योर है। एक और देश देखिए जिसकी सीमाएं हमसे लगी हुई हैं, वो है श्रीलंका। श्रीलंका में जब आर्थिक संकट आया था तो हमने काफी सहायता की थी उनको आर्थिक संकट से निकालने के लिए। अभी श्रीलंका में जो पोर्ट का मामला था वो भी सॉल्व हुआ, मोदी जी गए थे, उद्घाटन वगैरह किया, अदानी को वहां काम मिला, ये सब हम जानते हैं। चाइना में जो सरकार आई है वो वामपंथी सरकार मानी जाती है। वो चीन के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रख रही है। उसके रिश्ते पाकिस्तान के साथ भी बुरे नहीं हैं और बांग्लादेश के साथ भी बुरे नहीं हैं। लेकिन आप देखिए भारत और पाकिस्तान का जब स्कर्मिश होता है, 87 घंटे ये बवाल चलता है, श्रीलंका उस समय हमारे पक्ष में कोई बयान नहीं देता है।
श्रीलंका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बराबर की दूरी बना के रखी और मैं बता चुका हूं कि श्रीलंका के अंदर भी चाइना का इन्वेस्टमेंट जबरदस्त है। यानी अगर संघर्ष की कोई स्थिति आती है तो वहां से भी हमें कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन हमारी भी मदद नहीं करेगा। यानी सारे पड़ोसियों को हमने हाथ से खो दिया है। आपको याद होगा सार्क बना था, सार्क में भारत था, बांग्लादेश था, नेपाल था, पाकिस्तान था, भूटान था, इस तरह के तमाम सारे देश थे, नेपाल था, और खेल भी हुआ करता था, मीटिंग्स हुआ करती थी, सार्क गेम्स हुआ करते थे, ये सब कुछ हुआ करता था। 2014 के बाद से सार्क को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। एक ऐसा मंच जिस पर हम अपने सारे पड़ोसियों के साथ बातचीत करते थे, उस मंच को ही लगभग बंद कर दिया गया। ना तो सार्क गेम्स हो रहे हैं और ना ही लंबे समय से कोई सार्क की मीटिंग हुई है। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक नए तरीके का सार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। यानी सारे पड़ोसी एक संगठन में होंगे और उस पर वर्चस्व चाइना का होगा। चाइना को उसमें शामिल कर लिया गया, जबकि सार्क के साथ ऐसा नहीं था। ये हमारे खिलाफ पड़ोसी देशों का कॉम्बिनेशन है। आप सोचिए ये क्या डिप्लोमेसी है जिसमें हमने अपने सारे पड़ोसी देश एक एक करके खो दिए। नेपाल से किसी सहायता की उम्मीद नहीं है। नेपाल भी लगातार चाइना के करीब जा रहा है। नेपाल में आप जाइए, अगर जाकर देखेंगे तो चाइना ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां पर। भूटान चाइना के करीब जा रहा है। ये जरा जरा से छोटे छोटे से देश हैं, लेकिन हैं तो सर्वसंप्रभुता संपन्न देश, जिनकी अपनी सरकार है, जिनकी अपनी महान जनता है, जिनकी अपनी महान परंपरा है और जो भारत के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध में रहे हैं। इनसे भी हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तो ये कौन सी डिप्लोमेसी है? अभी ब्राजील में एक और सम्मान मोदी जी को मिल गया। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? ये कौन सी चीजें हैं जिसके बाद दुनिया में कोई एक देश हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होता है? मोदी जी को 20-22 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का मामला आया तो कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों आखिर? ये अगर डिप्लोमेसी का फेल्योर नहीं है तो क्या है? जनरल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ है। वो एक ऐसे पद पर हैं कि ये नहीं कह सकते कि डिप्लोमेसी का फेल्योर है, लेकिन ये जो खतरा वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच में अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। इसका मतलब यही है कि अपनी डिप्लोमेसी से हमने एक एक करके सारे पड़ोसियों को खो दिया है। बाहर घूमना, लगातार विदेश जाना, सम्मान पाना, ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी ऐसी हो रही है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। और सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, हरकतें कई सारी ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिससे दुनिया में सिर्फ बदनामी होती है। जैसे मालदीव वाला मामला आपको याद होगा। लक्षद्वीप चले गए मोदी जी, उसके बाद बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चलने लगा। जो काम डिप्लोमेटिक चैनल से चुपचाप शांति से पीछे से होना चाहिए था, उसको एक पब्लिक इशू बना दिया गया। मालदीव। हम सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक साथ खड़े हैं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, भारतीय मीडिया का कहना है। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया का रद्द अमल क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। की जनता और भारत की जनता के बीच नतीजा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ उससे? क्या मालदीव का पर्यटन हमारे न जाने से चौपट हो गया, या फिर क्या अब लोग मालदीव नहीं जा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। अभी हाल में मालदीव को अच्छी खासी हमने फिर से सहायता दी है। ऐसे ही आप देखिए रॉयटर्स, दुनिया भर में बेहद इज्जत से पढ़ा जाने वाला अखबार है। हम लोग भी जब इंटरनेशनल न्यूज बनाते हैं तो रॉयटर्स खोल के पढ़ते हैं, देखते हैं रॉयटर्स उस पर क्या कह रहा है। उस रॉयटर्स के ट्विटर हैंडल अचानक लॉक हो जाते हैं और वहां लिखा हुआ यह आता है कि लीगल डिमांड के रिस्पांस में इनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। यह लीगल डिमांड सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। जब मामला बढ़ा तो सरकार ने कह दिया टेक्निकल ग्लिच था। ऐसे ही जब पाकिस्तान वाले यूट्यूब चैनल और बाकी सब इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह दोबारा हो गए थे, अनबैन हो गए थे, तो भी कहा गया टेक्निकल ग्लिच थी, बाबू की गलती थी। इस बार भी कह दिया गया टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन एक्स ने सामने आकर कहा कि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, हमसे लीगल डिमांड की गई थी और उसके बाद राइटर्स को खोल दिया गया। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां राइटर्स का अकाउंट ब्लॉक होता है। किसी अखबार का अकाउंट ब्लॉक करने का क्या मतलब है? और इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात आपको मैं बताऊं कि जब राइटर्स का अकाउंट ब्लॉक किया गया था तो भी राइटर्स की वेबसाइट आराम से खुल रही थी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का जैगुआर फाइटर प्लेन राजस्थान में अचानक क्रैश हो गया। दोस्तों, अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि 2 पायलट्स की इसमें जान भी जा चुकी है।
इसके अलावा वायुसेना ने भी इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर बयान दिया है। और इस खबर के अलावा दोस्तों जो चिंताजनक खबर यह है कि ये कोई पहला विमान क्रैश होने वाली घटना नहीं है। कैसे? ये खबर सरकार और सेना दोनों को परेशान करने वाली है। उनके चुरू क्षेत्र के रतनगढ़ इलाके के भानुदा गांव में ये एक प्लेन था जो कि ट्रेनिंग के लिए इसने उड़ान भरी थी और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अचानक से जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने जो वीडियो बनाई है दोस्तों प्रत्यक्षदर्शियों की वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं खेत में ये प्लेन गिरा है। लोग जो वहां पर मौजूद थे उनका कहना था कि अचानक से उन्होंने तेज आवाज सुनी और उसके बाद खेत में लपटें दिखी, आग की लपटें। जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपने स्तर पर वहां पर आग पर काबू पाया। तो शुरुआती तौर में वायुसेना की तरफ से बाकायदा इस पर आधिकारिक तौर पर बयान आ गया है। भारतीय वायुसेना ने कहा, भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर प्रशिक्षण विमान आज राजस्थान के चुरू के पास एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में दोनों पायलट्स को गंभीर चोटें आई हैं। किसी भी नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय वायुसेना इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में शोक संताप्त परिवारों के साथ खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है। दोस्तों सेना की अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, इस तरह के मामलों में वही जांच करती है। तो अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है और सेना की जो इंक्वायरी होती है उसमें हर हाल में रिपोर्ट आती है। वहां के जो कोर्ट्स हैं, जो सेना के कोर्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इसके बाद जैसे वायुसेना की तरफ से ये औपचारिक बयान आया, उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई कि 2 पायलट्स शहीद हो गए इस प्लेन क्रैश में। हालांकि एयरफोर्स ने जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरे मामले में। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द जांच भी हो जाए। लेकिन ये जो सिलसिला है दोस्तों हाल के 5 महीनों में काफी बड़ा है। राजस्थान में पिछले 5 महीनों में तीसरा इस तरह के एक्सीडेंट की खबर है। दोस्तों अप्रैल में भी बिल्कुल ऐसी घटना हुई थी। वायुसेना का ही 2 सीटों वाला जैगुआर विमान यहाँ पर उड़ान भरने के तुरंत बाद रात्रि मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस वक्त भी एक पायलट उसमें शहीद हुए थे और दोस्तों दूसरे पायलट थे उस प्लेन में, वो घायल हुए थे। इसके अलावा दोस्तों 7 मार्च को हरियाणा के अंबाला के पास भी एक जैगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। राहत की बात थी कि तब जो पायलट थे वो सुरक्षित बचा लिए गए थे, वो सुरक्षित थे। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है दोस्तों कि जैगुआर विमान में जो प्रशिक्षण के लिए जिसने उड़ान भरी थी, दोनों पायलट्स शहीद हो गए, दोनों पायलट्स की जान चली गई है। ये इसलिए चिंताजनक है दोस्तों क्योंकि जैगुआर लड़ाकू विमान जिसके लिए बहुत वक्त से इस तरह की बातें कही जा रही थी कि अब इसको रिटायर कर देना चाहिए, और अब आप देखिए पिछले 5 महीनों में तीसरी इस तरह की घटना है। अब दोस्तों इस मामले में जो भी कहेगी सेना ही कहेगी क्योंकि सेना का ये मामला है। लेकिन पत्रकार विनय सुल्तान जो कि डिफेंस के मामलों को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, उन्होंने इस मामले में कहा है, इंडियन एयरफोर्स का एक और जैगुआर फाइटर जेट राजस्थान के चुरू के पास क्रैश हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट्स को इंजेक्शन का समय नहीं मिला और वो वीर गति को प्राप्त हुए। इससे पहले 3 अप्रैल को जामनगर में एक जैगुआर जेट तकनीकी खामी के चलते क्रैश हुआ था और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव वीर गति को प्राप्त हुए थे। इससे पहले अंबाला और शिवपुर में भी ऐसे ही हादसे हुए थे। इस साल हादसों का शिकार हुआ ये तीसरा जैगुआर एयरक्राफ्ट है। ये विमान 1979 में भारतीय सेना में इंडक्ट हुआ था। आज दुनिया में सिर्फ भारतीय एयरफोर्स है जो इस बूढ़े विमान को ढो रही है। यहाँ तक कि इक्वाडोर और नाइजीरिया ने तक इस विमान को अलविदा कह दिया है। लेकिन हमारे सामने जैगुआर को काम में लेने में अलावा कोई विकल्प नहीं। हमें अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए 250 एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास 120 ही हैं, वो भी यही जैगुआर। हमने पिछले 10 सालों में 35 से ज्यादा पायलट्स हादसों के चलते खो दिए। ये बहुत दुखद है दोस्तों। हमारे पायलट्स हमारे लिए अमूल्य हैं क्योंकि एक पायलट पर सेना बहुत इन्वेस्ट करती है, उसकी ट्रेनिंग पे, उसकी पढ़ाई में। अब देखिए 10 साल में 35 हमने अपने पायलट्स खो दिए कि दुश्मन से लड़ते हुए, दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद नहीं हुए। की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार, यह नारा पटना में कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा है। राहुल गांधी ने बिहार के वोटर लिस्ट की लड़ाई को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों से भी जोड़ दिया। कहा कि महाराष्ट्र के चुनावों में चोरी की गई और अब बिहार के चुनाव में चोरी का प्लान है। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस की तरफ बात करने लगा है। 24 जून को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का अचानक आदेश दिया और अगले दिन से यह काम शुरू हो गया। बिहार में महागठबंधन ने 27 जून और 28 जून को तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों और नेताओं ने दिल्ली और पटना में चुनाव आयोग से मुलाकातें की और अपने सवाल आयोग के सामने रखे। लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो महागठबंधन पटना सहित बिहार की सड़कों पर उतर गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर महागठबंधन के अलग अलग दलों के झंडे नजर आ रहे हैं। इनके पास बीजेपी की तरह ना तो हजारों करोड़ रुपए हैं
और ना मजबूत संगठन, ना गोदी मीडिया। लेकिन क्या अपने अपने दलों का झंडा उठाए ये कार्यकर्ता बिहार के वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या बिहार की जनता विपक्ष के इन सवालों को समझकर उनके साथ आ सकेगी? इस प्रदर्शन में 6 दलों के झंडे नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ताओं ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली और पटना में चुनाव आयोग से मिलकर अपने सवाल रखने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद विपक्ष ने चक्का जाम का आह्वान किया था। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक के दौरान विपक्ष के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, कई सदस्यों को बैठक से पहले रोका गया। विपक्ष भी अब खुलकर चुनाव आयोग को लेकर हमलावर हो रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर खूब निशाना साधा। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की ये ट्रेनिंग करते हुए शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि जैगुआर में हाल के सालों में लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन सेना के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि सेना को लड़ाकू विमान चाहिए। और इसको लेकर दोस्तों आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना के चीफ ने भी एक कार्यक्रम में एक बात कही थी कि जो डिलीवरी की डेट है वो बहुत लंबी खिंच जाती है और डिलीवरी वक्त पर नहीं होती है। अब हमें उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जब ये मामला इतना बड़ा सामने आया है तो इस मामले में कम से कम कोई बड़ा एक्शन जल्द लिया जाएगा, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं उनकी जान खतरे। जैसा कि आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एक साथ होकर खड़े हो गए और दूसरी तरफ इंडिया में क्राइम मच गया है। ये तीनों मुल्क अगर एक साथ होंगे तो हमारा क्या बनेगा। मज़ीद अगर आपने भारतीय मीडिया की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगमान।